Hello students, I'm ईशा मिश्रा फ्रॉम SR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। आज मेरा थर्ड लेक्चर है जो कि रिलेटेड है आपका जो आपने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा था, हमने फॉर्मूले और कुछ रिलेशंस देखे थे। तो उसके बीच में जो न्यूमेरिकल्स हैं हमें वो सॉल्व करने हैं उन फॉर्मूले पे बेस्ड, प्लस सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन होगा कि कैसे सॉइल हमारा बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या है। सॉइल सैंपल इज़ पार्शियली सेचुरेटेड। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं साथ ही साथ अंडरलाइन भी करती चली जाऊंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे। तो अ सॉइल सैंपल इज़ पार्शियली सेचुरेटेड एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट was 22% and bulk density was 2 gram per centimeter cube, right? If specific gravity of solid is 2.65, determine degree of saturation and void ratio. ठीक है, अब सबसे पहला काम जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमें सबसे पहले दो चीज़ें करनी होंगी। पहला तो जो गिवन डेटा है हमको उसको नोट करना होगा जो आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद जो हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमको देखना है वो कि किसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन डेटा की बात करते हैं, कौन कौन से डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है 22%। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट का सिंबल होता है स्मॉल w। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि स्मॉल w इज इक्वल टू 22%, और अगर फ्रैक्शन में देखेंगे डेसिमल में देखेंगे तो 0.22%। ठीक, आगे चलते हैं। फिर हमें दिया हुआ है बल्क डेंसिटी वॉज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें बल्क डेंसिटी दी हुई है हमको, तो बल्क डेंसिटी का जो हमारा सिंबल होगा वो होगा हमारा रो। एक सेकेंड, ये एक्चुअली रो होगा, तो ये हमारा होगा रो। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनिट वेट नहीं है। जो फॉर्मूले थे वो यूनिट वेट में गामा के फॉर्म में थे, हमको सिर्फ करना इतना है, अगर वहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है तो डेंसिटी का मतलब होगा यहाँ पे कोई भी डेंसिटी आप लोगों को पता है होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और किसी भी चीज़ का मास ग्राम्स या केजी में होता है, वॉल्यूम हमारी होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी बल्क डेंसिटी या डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप यूनिट देख लीजिए, अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो यानी वो गामा होगा, और अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वो होगा रो। तो यहाँ पे हमें बल्क डेंसिटी दी हुई है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल मैंने ऑलरेडी बताया था होगा जी, सिंबल्स याद रखने हैं आपको, और ये वैल्यू हमको दी हुई है 2.65। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक हमें और चीज़ मिल रही है कि पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का मतलब ये हुआ ना तो वो फुल्ली सेचुरेटेड है ना वो परफेक्टली ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो यानी एस की वैल्यू 0 या 1 ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बीच में होगी। ठीक, अब निकालना क्या क्या है, डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वॉइड रेशियो। आपको सिंबल पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन जिसका सिंबल होता है एस, वॉइड रेशियो जिसका सिंबल होता है स्मॉल ई, यानी आपको कैपिटल एस और स्मॉल ई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी गिवन डेटा है हम वहाँ से कोशिश करेंगे निकालने की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने रो डी, अब देखिए यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ है और हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो दिया हुआ है। तो हमने लास्ट जब स्लाइड देखी थी तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो डी इज इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्लू, यानी डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशन है जिससे हमें ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे रो डी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। आपको खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है डायरेक्टली फॉर्मूले में, ये आ गया 2, डब्लू की जगह पे आपने रख दिया 0.22। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं तो आप लोग कर लोगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है, आप इसको सिंपल सॉल्व करना। तो आपका जो वैल्यू आएगी ड्राई डेंसिटी की वो आ जाएगी 1.639 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वैल्यू है ये है आपका ड्राई डेंसिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हमें वॉइड रेशियो निकालना है तो लास्ट उसमें मैंने बताया था वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, रो डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार फिर से बता दूं कहाँ से आया है।
आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था रो का, G प्लस ई एस रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। ये बेसिक फॉर्मूला था। गामा अगर होगा तो यहाँ पे गामा हो जाएगा और यहाँ पे गामा डब्लू हो जाएगा। फिलहाल रो देखते हैं, तो रो इज इक्वल टू जी प्लस ई एस रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई आपका बेसिक फॉर्मूला है बल्क डेंसिटी का। अब इसमें रो डी का कहाँ से आ गया? रो डी मतलब ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी किसकी होगी? ड्राई सॉइल की होगी। अगर आपका सॉइल ड्राई है तो यहाँ पे एस की वैल्यू हो जाएगी 0। सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो रो डी आपको मिल जाएगा जी, ये पूरा टर्म हो गया हमारा 0, तो जी रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये आपका रो डब्लू हो गया। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। मैंने बता दिया कहाँ से ये फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा। आप डायरेक्टली याद रखिए, उसमें कोई बहुत डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं। रो डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जी हमको गिवन है, रो डब्लू की वैल्यू भी हमको पता है 1 होती है, गामा डब्लू 9.81 होगा, रो डब्लू होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी याद रखना है। इसके बाद ई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन किया, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू है 2.65, रो डब्लू 1 हो गया ई। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे पूरा, इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको ई की वैल्यू निकल करके मिल जाएगी और ये आपका हो जाएगा एक आंसर। आप देखें, आपको फाइंड आउट करना था ई, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। सिंपल था। याद रखें, जो ई है उसके लिए या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे रोडी वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या फिर अगर वॉल्यूम गिवन है आपको तो ई इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या अगर पोरोसिटी गिवन है तो पोरोसिटी और ई का रिलेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 फॉर्मूले हैं जनरली, पोरोसिटी वाला हो गया, उसका बेसिक फॉर्मूला हो गया ई का, और तीसरा फॉर्मूला हो गया रो डी का। तो याद रखिएगा, पहले कोशिश करिएगा इनमें से कोई वैल्यू से ई हमारी निकल आए। ठीक, अब अगली चीज़ जो डिटरमाइन करनी है वो है आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए जो जनरली मोस्टली फॉर्मूला यूज़ होता है वो होगा ई एस इज इक्वल टू जी डब्लू। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कहाँ से आया है, तो डेरिवेशन नहीं बता रही, सीधे फॉर्मूला है ई एस इज इक्वल टू जी डब्लू। अब इसमें देखो ई हमको पता है, जी पता है और डब्लू भी पता है, हमारा अननोन है खाली एस। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, ई की वैल्यू रखा, जी और डब्लू, सॉल्व करके इस इक्वेशन को हमको मिल गया यहाँ पे एस की वैल्यू जो कि है हमारी अभी डेसिमल में। ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है क्योंकि मैंने बताया था पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट, ये सारे वाटर कंटेंट, ये सारे आपके आंसर्स जो हैं वो परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप उसे डेसिमल में यूज़ करोगे, लेकिन जब फाइनल आंसर आप लिखोगे तो वो होना चाहिए परसेंटेज में। ठीक, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आप जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गई 94.6%। तो ये हो गया आपका यहाँ से दूसरा आंसर। क्लियर हुआ? तो हमको 2 ही चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन करनी थी, और हमने जो फॉर्मूले बेसिक यूज़ किए हैं, ई के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और एस के लिए हमने ई एस इज इक्वल टू जी डब्लू। तो ये आपको फॉर्मूले मैंने इसीलिए बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि वो 6 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि 90 to 95% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उन्हीं फॉर्मूले का आपको यूज़ करके निकाल के आंसर्स देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। इसमें जो पॉइंट है आप ये याद रखना, जो रो डब्लू है जो कांस्टेंट रहेगा वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, इसको देखते हैं। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करके। एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ 190 ग्राम। ठीक, ऑन ओवन ड्राइंग, ठीक है, मास इज रिड्यूस टू 160 ग्राम। ठीक, और एक टर्म यहाँ पे ओवन ड्राइंग आ गया है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को इफेक्ट करेगा। मास इज रिड्यूस टू 160 इफ द सैंपल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.68। कैलकुलेट करना है वाटर कंटेंट यानी स्मॉल डब्लू
वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए मैंने यहीं पे सिंबल्स लिख दिए हैं, वाटर कंटेंट मतलब स्मॉल w, वॉइड रेशियो स्मॉल e और डिग्री ऑफ सैचुरेशन s। ठीक, फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही पहले हम नोट करेंगे गिवन डेटा, ऑलरेडी अंडरलाइन है, खाली आप लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब कैपिटल V, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, हमने यहाँ नोट कर लिया। मास ऑफ सॉइल सैंपल यानी कि टोटल मास ऑफ सॉइल सैंपल हमको दिया है कैपिटल M, वेट नहीं दिया है इसलिए W नहीं, हम M यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो कैपिटल M हो गया 190 ग्राम। उसके बाद एक और मास दिया है, बट ऑन ओवर ड्राइंग द मास इज रिड्यूस टू 160 ग्राम। समझिएगा इस चीज को। टोटल मास देख लेते हैं पहले। टोटल मास हमारा होगा मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर, यही होता है, क्योंकि मास ऑफ एयर हम कंसिडर नहीं करते। तो टोटल सॉइल का मास हो गया अगर पार्शली सैचुरेटेड है तो, ठीक है, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल कंडीशन में था, जो हमने 190 लिया हुआ है वो इसके बराबर होगा, बट ओवन ड्राई होने के बाद सॉइल का जो मास है वो रिड्यूस हो गया हमारा 160 पे। अब ओवन ड्राई करने पे हुआ क्या ऐसा सॉइल के साथ कि हमारा मास कम हो गया। जब हमने ओवन ड्राई किया तो जितना भी वाटर था वो हमारा निकल जाएगा और मास ऑफ वाटर हो जाएगा 0। किसी भी चीज़ को आप सुखा दो, गीली मिट्टी है आप उसको सुखा दो, सारा पानी निकल गया वॉइड्स में से, तो खाली आपका ड्राई सॉइल बचेगा। ठीक है, तो यानी उस केस में जो मास ऑफ सॉइल हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड्स, और इसी मास ऑफ सॉलिड्स को हम बोलते हैं ड्राई मास। तो आप चाहे MD यूज करो, ड्राई मास बोलो, या फिर MS बोलो, मास ऑफ सॉलिड्स बोलो, दोनों का मतलब होगा सेम। तो यानी ये जो 160 है ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड्स या ड्राई मास, और यही हमारा बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉइल के आफ्टर ओवन ड्राइंग। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है MS इज इक्वल टू MW विच इज 160 ग्राम। ठीक, उसके बाद फिर से स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको पता है सिंबल G इज इक्वल टू 2.68 हो जाएगा। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है। हमने लिख दिया है वाटर कंटेंट निकालना है, आपको E निकालना है और S निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर कंटेंट को देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि हमें मासेस गिवन है यहाँ पे, टोटल मास भी दिया है और ड्राई मास भी दिया है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके निकालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। हमने फॉर्मूला वेट के फॉर्म में पढ़ा था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अब हम उसे मास में चेंज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं आना है। तो इट इज़ मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इनटू 100। ठीक, अब देखिए आप MS हमको पता है ये वैल्यू, लेकिन MW हमको अभी नहीं पता है। तो क्या आप MW निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज़ करके। यहाँ पे अगर हम M इज इक्वल टू MS प्लस MW ये रिलेशन का यूज़ करें, तो यहाँ हमको M पता है, MS भी पता है, तो यहाँ से MW हमारा ईजिली आ जाएगा, क्योंकि टोटल मास सॉलिड और वाटर का बराबर होता है, सम होता है। तो यहाँ पे जब MW निकालेंगे तो टोटल मास में से ड्राई मास को या MS को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 30 ग्राम्स। अब हमें कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। MW की जगह 30, MS की जगह पे हमारा यहाँ से आ जाएगा 160। सिंपल, आप जब निकालोगे तो पहला आंसर हमारा आ गया वाटर कंटेंट विच इज 18.75%। ठीक, पहला हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पे आते हैं, जो कि है हमारा E, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो के लिए मैंने बताया था, जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने इक्वेशन यूज़ की थी, आप देखो यहाँ पे मैंने कहा था ज़्यादातर यही इक्वेशन यूज़ होती है, या फिर ये वाली। हम यहाँ पे भी सेकेंड न्यूमेरिकल में भी इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे अपना वॉइड रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा वैल्यूज़। G हमको पता है, रो W कांस्टेंट है, 1 हमको पता है, E की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है। अब बचा हमारा रो D। अगर हम रो D निकाल लें किसी तरीके से, तो हम यहाँ पे वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। अब रो D निकालने के लिए देखिए आप, ये क्या है आपका ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने कहा था डेंसिटी होती है M बाय टोटल वॉल्यूम। आप ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही लोगे, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। लेकिन जब यहाँ पे D लगेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा MD। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मतलब मास ऑफ ड्राई सॉइल, और मास ऑफ ड्राई सॉइल यहाँ से हमें क्या मिला है 160। तो यानी रो D हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करके सीधे हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
रो डी आ गया। अब हम सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। ये आ गया, सारी वैल्यूज आप देखो यहाँ पे रखी हुई हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका ई आ जाना है 0.675। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर ई। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, इसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं किया जो आपको बहुत याद करना पड़े फॉर्मूले वगैरह। तो यहाँ से हमारा आ गया ई की वैल्यू। लास्ट एस निकालना है। एस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जनरली यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमने इस न्यूमेरिकल में भी यही फॉर्मूला देखो यहाँ पे यूज़ किया, ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख लो, ई हमें पता है, जी भी पता है, वाटर कंटेंट भी हम फर्स्ट अपने स्टेप में निकाल चुके हैं। अब हमें खाली इन वैल्यूज़ को पुट करना है। ध्यान से देखिए, ई हमारा ऑलरेडी डेसिमल में था, हमने एज इट इज़ रख दिया, जी हो गया। अब देखो यहाँ पे वाटर कंटेंट, यहाँ पे ध्यान देना, जनरली गलती यहीं पे होती है। वाटर कंटेंट आपको परसेंटेज में नहीं रखना है, आपको रखना है डेसिमल में, लेकिन आंसर आप निकालोगे परसेंटेज में। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट हमने देखो 0.1875 रखा है। अगर आपने यहाँ पे 18.75 रख दिया वाटर कंटेंट तो आपका हो जाएगा वो गलत। याद रखना, हमेशा डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो, चाहे एयर कंटेंट हो, पोरोसिटी हो, वाटर कंटेंट हो, हमेशा हमको डेसिमल में रखना है, कभी भी हम परसेंटेज में नहीं रखेंगे। तो ये आपका हो गया, यहाँ से डेसिमल में रखने के बाद ये, और अब इसको जब आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ गया 74.44%। ठीक है, यहाँ से हमने तीनों चीज़ें निकालनी, वाटर कंटेंट आ गया, वॉइड रेशियो आ गया और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। फॉर्मूले आप देखो घूम फिर के, वाटर कंटेंट वही है, ये सेम फॉर्मूला है और ये सेम फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूले हमारे चेंज नहीं हुए। तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल था। नाउ मूव टू द लास्ट वन which is soil sample has porosity 40 centimeter, specific gravity 2.7, calculate void ratio, that means E, dry density, not unit weight, dry density means rho d। अब आता है यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉइल फॉर 50% सेचुरेशन, यानी यूनिट वेट है तो कहीं ना कहीं गामा होगा, और क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड तो है नहीं, 50% सेचुरेटेड है, यानी गामा सेचुरेटेड नहीं होगा। ये पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल की कंडीशन है, और पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट होता है हमेशा गामा, विच इज बल्क यूनिट वेट। याद रखिएगा, ये सिर्फ गामा होगा, गामा सेचुरेटेड नहीं होगा। सेचुरेशन देख के आप सेचुरेटेड नहीं करेंगे इसे, क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है। ठीक, लास्ट में यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन इट इज कंप्लीटली, अब आ गया कंप्लीटली सेचुरेटेड, यानी यहाँ पे जो यूनिट वेट था वो बन जाएगा आपका गामा सैट। क्लियर हुआ, सिंबल्स क्लियर हुए कैसे करने हैं। ये वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट गामा है क्योंकि पार्शियली सेचुरेटेड है, यूनिट वेट है गामा सैट क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड है। अब स्टार्ट करते हैं पहले हम गिवन डेटा से। ठीक है, अब आप देख लो, पोरोसिटी का मतलब n 40% है, फिर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 0.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन कैपिटल G 2.70 निकालना है हमको। मैंने सिंबल्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कैसे आए हैं, यहाँ पे लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले E। अब देखो, अगर हमें पोरोसिटी पता है तो हम वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं, अगर वॉइड रेशियो पता है तो डायरेक्टली पोरोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई मेजर फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपका E इज इक्वल टू n/1 - n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, और n की वैल्यूज़ खाली सब्सटीट्यूट कर दी, विद इन सेकेंड्स आपका ये पहला आंसर आ गया, विच इज़ वॉइड रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है ड्राई डेंसिटी। फिर से वही चीज़, ड्राई डेंसिटी और वॉइड रेशियो का अगर हमें पता है तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हम इससे पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करके वॉइड रेशियो निकाल रहे थे, ई निकाल रहे थे। अब यहाँ पे ई पता है हमको, सेम फॉर्मूले का यूज़ करके निकालना है रो डी। ठीक है, ये फॉर्मूला वही है, देखा हुआ है आप लोगों का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ज़रा, जी की वैल्यू पता है, रो डब्ल्यू पता है, ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके आपको यहाँ पे मिलेगा रो डी की वैल्यू विच इज 1.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे, गामा निकालना है विच इज यूनिट वेट फॉर 50% सेचुरेशन। ठीक, अब आप समझें इसे, 50% सेचुरेशन के लिए एस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 50%। ठीक है,
और 50% हम यूज़ नहीं करेंगे, हम डेसिमल में यूज़ करेंगे। तो एस की वैल्यू हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे क्या हो जाएगी 0.5, 50% सेचुरेशन के लिए। अब सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, हमको गामा का फॉर्मूला पता ही है, G प्लस ई एस गामा W अपॉन 1 प्लस ई, ये तो बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। G भी पता है, ई एस ये जो वैल्यू होती है 9.81, हमेशा कांस्टेंट होगी गामा W, जैसे रो W 1 होती है, गामा W हमेशा 9.81 होगी। आपने इसकी वैल्यू रखी, E यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका ये तीसरा आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका गामा, विच इज़ यूनिट वेट फॉर पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। और पार्शली सेचुरेटेड में यहाँ पे लिमिट क्या थी, 50% ही सेचुरेटेड था। अगर 40% होता तो 0.4 रखते, 30% होता तो 0.3 रखते, लेकिन फॉर्मूला हमारा यही रहता। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाते हैं गामा सेचुरेटेड। अब गामा सेचुरेटेड देखिए आप, गामा सेचुरेटेड में ऑब्वियसली जो सॉइल है वो हमारा फुली सेचुरेटेड है, लिखा भी हुआ है। फुली सेचुरेटेड का मतलब जितना भी आपका वॉइड्स थे उन सारे वॉइड्स में है हमारा पानी। तो एस हमारा हो जाएगा 100%, और 100% एस का मतलब होता है एस की वैल्यू 1। ठीक, अब फॉर्मूला जो आपका गामा वाला फॉर्मूला था, उसी में जब आप एस की जगह पे 1 रख दोगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा, एस हट गया, G प्लस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ई, एज सिंपल एज इट। तो यहाँ पे आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी सारी, गामा W फिर से 9.81। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाना है गामा सेचुरेटेड विच इज़ 19.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली सॉरी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं, दिस विल बी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, ये होगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये आपका यूनिट वेट है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगी, ये वैल्यू आपकी आएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये आपका यूनिट वेट है, डेंसिटी नहीं है। रो होता है ग्राम में और गामा होगा हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, राइट। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी इस टाइप के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करें। 6 फॉर्मूले हैं, उसी में आपको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ अननोन इक्वेशन बनानी है, उसमें से अननोन वेरिएबल्स आपको निकालने होंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि सॉइल हमारा बनता कैसे है। और इसमें कुछ नहीं है, बस ये सिंपल आपका जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। सी, ये 4 टर्म्स आपने याद रखने हैं, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक। यानी एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेसेस का जो कॉम्बिनेशन निकल करके आएगा, जब ये चारों प्रोसेसेस एक पेरेंट मटेरियल पे जो कि एक रॉक होता है, जब उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, और वही पेरेंट मटेरियल जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो वो बना देगा हमारा सॉइल। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने याद रखने हैं। ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होता है पेरेंट रॉक्स का। ठीक है, और ये जो ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होता है इसको बोलते हैं वेदरिंग। यानी सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, बिकॉज वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक बाय इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, राइट। तो ये आपका हो गया वेदरिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करेंगे? ये 5 हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसका याद करने का तरीका ये है, यहाँ से हो गया C फॉर क्लाइमेट, R इज़ फॉर रिलीफ, ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर O, दिस वन इज़ P एंड दिस इज़ T। अगर आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग याद रखना है तो आप क्रॉप याद रखें, दिस इज़ क्रॉप्ड, राइट। शॉर्टकट है आपका, आप इसको याद रख सकते हैं, क्रॉप्ड है। क्रॉप्ड में C आपका है, जो C है आपका वो हो जाएगा आपका क्लाइमेट, R हो जाएगा आपका रिलीफ, O हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, P इज़ फॉर पैरेंट मटेरियल एंड T इज़ फॉर टाइम। क्लाइमेट इफेक्ट करता है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, फिर आपका एकदम से गर्मी आ गई,
तो होता क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरेंट मटेरियल में, जो कि हमारा रॉक है, और जिसमें आपके क्रैक्स आने की वजह से सॉइल हमारा ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत सारे ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद हमारा ये प्रोसेस होता है, चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो क्लाइमेट में ये है। रिलीफ का मतलब हुआ कि आपकी टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं, तो पानी का फ्लो उस तरीके से होगा, तो काटते हुए पानी निकलता है, तो वो रिलीफ होगा आपका। ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई आपके रैट्स वगैरह हैं या आपके मतलब बग्स हैं जो आपके सॉइल को इफेक्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे काटते रहते हैं अंडरग्राउंड, तो उसकी वजह से आपका ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा। पेरेंट मटीरियल, किस मिनरल का हमारा रॉक बना हुआ है, जल्दी उसमें इफेक्ट होंगी फिजिकल प्रोसेसेस केमिकल की वजह से या नहीं होगा। टाइम के साथ हमारा प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो इस तरीके से हमारा टाइम भी जो है इफेक्ट करेगा सॉइल फॉर्मेशन में। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग। 2 टाइप की होगी, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वेदरिंग में आपका सारा मैकेनिकल वेदरिंग होगी, ठीक है, और सारी की सारी मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से होगा। और इसमें जो फिजिकल प्रोसेसेस होंगे वो होगा आपका टेम्परेचर चेंज, ये आपका सर्दी गर्मी एकदम से मतलब इफ़ेक्ट करता है। फिर होगा एब्रेशन, पानी का बहाव है, काटते हुए निकल रहा है पत्थर को, तो धीरे धीरे अगर एक ही जगह पे बार बार काटता रहेगा, स्क्रैच करता रहेगा, तो वहाँ से सॉइल की लेयर, रॉक की लेयर निकलना शुरू हो जाएगी। वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, ग्लेशियर्स के बगल में जब आपका आइस बढ़ता है तो वो पत्थर को ठोकर मारते हुए, प्रेशर लगाते हुए बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी रॉक का जो सरफेस है, आउटर सरफेस, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। तो फिजिकल में ये 3 चीज़ें आएंगी, टेम्परेचर, एब्रेशन और वेजिंग एक्शन। लास्ट है आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आपका जो भी ओरिजिनल रॉक होगा उसका चेंज हो जाएगा केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल चेंजेस की वजह से न्यू मिनरल्स में। जो ओरिजिनल आपके रॉक के मिनरल्स होंगे उस पर कुछ केमिकल्स इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से उसका इंटरनल फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं होता। फिजिकल में मिनरल का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ पत्थर कटते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इंटरनली जो उसका मिनरल का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सॉइल बनता है उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जो आपके पेरेंट मटेरियल की होंगी, ठीक है, यानी पेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी और जो आपका सॉइल बन के आएगा उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएंगी। ठीक, 4 टाइप के केमिकल प्रोसेस होंगे। पहला आपका हाइड्रेशन है, फिर कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन और सोल्यूशन। हाइड्रेशन में सिंपल सी बात है, वाटर होगा वो काटेगा हमारे रॉक मटेरियल को, ठीक है, रॉक को। कार्बोनेशन में जो CO2 है, ठीक है, वो हेल्प करेगी सॉइल फॉर्मेशन। आप खाली वो याद रखिए कि किस चीज़ से बनेगा। हाइड्रेशन में वाटर होगा, ठीक है, कार्बोनेशन में CO2 जो है वो हमारी इफेक्ट करेगी। एटमॉस्फेयर में जो होगी वो पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगी जो पत्थर को काटना शुरू कर देगा, ठीक है, उसके अंदर जो क्रैक्स होंगे उसमें घुस करके। ठीक, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आयंस हेल्प करेंगे, जब वो मिनरल के साथ जाएंगे तो पत्थर को ऑक्सीडाइज करने में। सोल्यूशन में क्या है, रॉक के जो खुद के मिनरल्स होंगे वो हमारे पानी के साथ कंबाइन होकर के रॉक फॉर्मेशन में मदद करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, हाइड्रेशन में पानी की वजह से रॉक फॉर्मेशन होगा, मतलब सॉइल फॉर्मेशन होगा, रॉक कटना शुरू होगा। कार्बोनेशन में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ कंबाइन होकर जो क्रैक्स होंगे उनमें घुसेगी और पत्थर को अंदर से काटना शुरू करेगी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन आयंस हमारे हेल्प करेंगे, और सॉल्यूशन में रॉक के जो खुद के मिनरल हैं वो पानी के साथ कंबाइन होकर के पत्थर को काटेंगे, मतलब पत्थर के खुद के मिनरल्स ने सॉइल बना दिया। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही था। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें उसी टाइप के और न्यूमेरिकल्स भी। जो 6 फॉर्मूले मैंने बताए थे वो आप उसको एक जगह पे लिख करके उसको याद करें, और ये सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है जिसमें आपका वेदरिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, तो आप उसको देखें, रिवाइज करें। थैंक यू।